हर बार बताऊँ, लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि आपका जो दंतेवाड़ा है वो एरिया ही ऐसा कि आप कैमरा किधर भी घुमा दो, बैकग्राउंड बहुत शानदार आता है। बिल्कुल एक बिल्कुल। छत्तीसगढ़ी है, वो बोले यहाँ तो लोकेशन ऐसा है कि कहीं भी आप कैमरा करके हीरो हीरोइन को नचवा दो तो शूटिंग हो जाएगी। लिटरली पौराणिक महत्व के नगरी होने के कारण, इतिहास से जुड़े होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक हर साल यहाँ आते नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम आशीष मांझी है और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल दंतेवाड़ा ऑन एयर में। आज मेरे साथ जुड़े हैं यशवंत जी और शैलेंद्र जी, जो यहाँ पत्रकार हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे बारसूर के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आपसे। यशवंत जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं यहाँ पे देशबंधु समाचार पत्र का ब्यूरो प्रमुख हूँ और विगत 25 वर्षों से दंतेवाड़ा में यहाँ मैं काम कर रहा हूँ पत्रकार के रूप में। और दंतेवाड़ा की जो प्रगति है और उसकी जो बनती बिगड़ती जो छवि रही है उसका मैं साक्षी रहा हूँ। इस लिहाज से भी दंतेवाड़ा से मुझे बेहद आत्मीय लगाव रहा है। ओके जी। शैलेंद्र जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। नमस्कार। मैं पिछले 2 दशक से ज़्यादा समय, लगभग 23वां साल है मेरा पत्रकारिता के क्षेत्र में। शुरुआत नव भारत से हुई, फिर दैनिक भास्कर पत्रिका होती, अभी नई दुनिया के लिए खबरें लिख रहा हूँ। कुछ मेरा अपना पोर्टल कॉलम्स चलते हैं। तो और भैया के बाद उससे अपन भी काम करते आ रहे हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे बारसूर के बारे में। बारसूर जो कि एक ऐतिहासिक शहर के बारे में जाना जाता है, तो आप अपने अपने कुछ पॉइंट्स इसके ऊपर रख सकते हैं कि बारसूर की क्या इम्पोर्टेंस है। तो आपसे स्टार्ट करते हैं। दक्षिण बस्तर ही नहीं बल्कि समूचे देश में बारसूर का एक महत्व पौराणिक नगरी के रूप में रहा है। इतिहास से इसका नाता रहा है। नागवंशी राजाओं की ये नगरी रही है और बाणासुर की भी नगरी मानी जाती है। बारसूर के ऐतिहासिक मंदिरों की बात की जाए तो यहाँ बत्तीसा मंदिर है और मामा भांजा का मंदिर है, चंद्रादित्य मंदिर है और एशिया की सबसे बड़ी गणेश की जो प्रतिमा है, युगल प्रतिमा, वो यहाँ मौजूद है। ये पौराणिक महत्व की नगरी होने के कारण, इतिहास से जुड़े होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक हर साल यहाँ आते हैं, बारसूर पहुँचते हैं और बारसूर को समझने, देखने, परखने की कोशिश करते हैं और मधुर स्मृतियों के साथ वापस जब दंतेवाड़ा से अपने शहरों में जाते हैं तो फिर वो बारसूर के बारे में चर्चा करके एक दुनिया के मानचित्र में बारसूर को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे मैंने सुना था बारसूर में एक ऐतिहासिक शहर है, उसमें बहुत से मंदिर थे। आप बता सकते हैं ऑन रिकॉर्ड, मतलब पहले कितने मंदिर थे और अभी कितने मंदिर होंगे, ऐसा कुछ? असल में बारसूर में जब से चालुक्य और नागवंशी शासकों का काल रहा है बारसूर में, तो उनकी राजधानी रही है और 147 मंदिर और इतने ही तालाब हुआ करते थे। ऐसा बताया गया कि जितने मंदिर बना उतने तालाब बना है। अब इस तालाब के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, इस पे हम थोड़ी देर से चर्चा करेंगे आगे। लेकिन जो अभी जो अपने पास जो मंदिर सही सलामत हालत में, उसमें एक अभी जैसे बताए चंद्रादित्येश्वर मंदिर, जैसे चंद्रादित्येश्वर ने बनवाया था। दूसरा बत्तीसा मंदिर, बत्तीसा मंदिर का जीर्णोद्धार रिसेटिंग करवाया राज्य पुरातत्व विभाग ने। बाकी अन्य मंदिरों का संरक्षण केंद्रीय पुरातत्व विभाग करता है। उसके बाद जो मामा भांजा मंदिर सही सलामत स्थिति में है और गणेश प्रतिमा खुले में थी, उसको शेड बनाया गया। वहाँ भी कुछ अवशेष पड़े हुए हैं जो पुराने मंदिरों के। उस पे बहुत ज़्यादा काम तो हुआ नहीं, लेकिन जो बेस दिखता है। और एक मंदिर है पेदम्मा गुड़ी का, पेदम्मा गुड़ी के नाम से जानते हैं जिसको। पेदम्मा यानी बड़ी माता, तेलुगु भाषा का शब्द है पेदम्मा, पेदा अम्मा बड़ी माता, तो उनका मंदिर है। वो भी उसको ग्रामीण लोग अपने स्तर पर उसको संरक्षित किए थे, खपरेल वाली छत लगाए। वो भी बहुत पुरानी और इन्हीं की समकालीन मंदिर है वो भी। 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास की मंदिर है। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है इनका काल। तो उसी समकालीन है। लेकिन अभी क्या रिसेटिंग होगी तो पता चलेगा, मार्किंग होगी, उसको रिसेट करेंगे तो उसका मूल स्वरूप आ सकता है अगर कोशिश करें। ओके, तो अभी फिलहाल में 4 मंदिर है। बाकी अगर कोई बारसूर घूमना चाहता है, अभी हाल में एक 16 खंबा मंदिर जो ध्वस्त अवस्था में मिला था,
उसको मार्किंग किया गया पिछले 2 साल पहले। ओके। और एक 8 खम्भा मंदिर, मतलब वहाँ पे जो मंदिरों की खास बात है कि 4 के गुणांक में वहाँ के स्तंभ हुआ करते थे। जैसे 32 मंदिर आप देखेंगे, उसका भी जो महामंडप में है वो 2 गर्भगृह वाला मंदिर है। ऐसा यूनिक है मेरे ख्याल से, छत्तीसगढ़ में शायद ही वैसे, जिसमें 2 गर्भगृह, दोनों में शिव जी की प्रतिमा है, मतलब शिवलिंग है। तो इसके पीछे जो भी कारण रहा हो, तो और भी ऐसे कई अवशेष वहाँ पर पाए जाते हैं, जो टीले हैं उनमें कई पुरानी मूर्तियाँ निकल आती हैं। तो एक बहुत बड़ा एरिया, जैसे कि लोग बोलते हैं कि 147 मंदिर थे, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जहाँ तहाँ बिखरे पड़े रहे हों। ओके। और अभी देखने लायक, जैसे कोई बारसूर घूमना चाहते हैं तो उनके पास अभी कितने, आपने 4 मंदिरों के नाम, सॉरी आपने 5वां मंदिर भी बताया, और इसके अलावा और बारसूर में ऐसे क्या क्या घूमने लायक जगह है आपको लगता है, अगर कोई बारसूर आ रहा है तो? अगर आप देखें तो नगर के एंट्रेंस से पहले एक हीरमराज गुड़ी है, थोड़ा सा अलग जाना पड़ता है। मेन रोड से करीब 1.5 किलोमीटर। वहाँ से एक व्यू पॉइंट है जहाँ से बारसूर का वो एरिया दिखता है, वो भी दर्शनीय स्थल है। उसके अलावा जो बारसूर में सिंहराज तरई है, सिंहराज तरई में बीच में एक खंडित प्रतिमा है, वो है। एक गणवंत तरई है जिसमें बीच में एक मंदिर था, जिसके अवशेष अभी भी दिखते हैं, ध्वस्त अवस्था में है। तो उसकी भी सूद लेने की जरूरत है। और इसके अलावा जो आसपास हम जो देखते हैं, आप सातधार जा सकते हैं, वहाँ से करीब 7 किलोमीटर है। सातधार का जलप्रपात है जो 7 से ज़्यादा धाराओं में, तो उसका नाम ही सातधार पड़ गया। इंद्रावती नदी वहाँ पर बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है, तो इसके लिए उसका नाम सातधार पड़ा। और उसके थोड़ा सा अपन ऊपर जाते हैं मेन रोड पे, तो बोध घाट परियोजना के समय लंबा पुल बनवाया था शासन ने, वो भी एक। और एक जो प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में जो आ रहा है वो मुचनार, वो भी गणेश मंदिर से आगे 3-4 किलोमीटर की दूरी पर इंद्रावती किनारे पर है। वो एक बड़ा पिकनिक स्पॉट के रूप में फेमस होता जा रहा है। वहाँ का व्यू काफी अच्छा है, तो लोग वहाँ पिकनिक के लिए आते भी हैं, और काफी मतलब वहाँ का दृश्य भी अद्भुत है, अच्छा लगता है। ओके। और इसके अलावा ये मंदिरें तो हैं, और ये एक मूचनार आपने बताया, और कुछ और मंदिरों के बारे में बताया। अभी हम जो प्रमुख 4 मंदिर हैं उनके बारे में, हम उनके इतिहास के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जो पहला मंदिर चंद्रादित्य मंदिर, उसके इतिहास के बारे में आप? चंद्रादित्येश्वर मंदिर के बारे में, मूलतः वो भी शिव मंदिर है, और उसका निर्माण जो चालुक्य सामंत थे, चंद्रादित्येश्वर, उन्होंने उसका निर्माण, चंद्रादित्य नाम था उनका, तो उन्होंने उसका निर्माण करवाया था। अच्छा, उन्हीं के नाम पे ऐसा अभिलेखों में दर्ज है, उन्होंने, इसलिए उसका नाम चंद्रादित्येश्वर पड़ा। उसके बाद जो 32 खंबा मंदिर है, 32 मंदिर, तो 32 खंबे हैं इसमें मंडप में, पत्थर के, बड़े नक्काशीदार है। वहाँ के जो जलहरी है वो भी मल्टीपल, मतलब 360 डिग्री में घूमती है, ऐसा कम देखने को मिलता है, दोनों जलहरी। और वहाँ की जो नंदी है करीब 2.5 फीट 3 फीट ऊंची है, उसका जो उसकी कलाकृति, उस पर जो नक्काशी हुई है वो भी अद्भुत है, तो दर्शनीय है। और वो भी इसी नागवंशी शासकों के काल की मानी जाती है, उस मंदिर का निर्माण ऐसा माना जाता है। ये भी लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी, 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में ही बनी। ओके। और उसके बाद हम आते हैं जो हमारा जो गणेश जी की मूर्ति है, जिसको बोलते हैं कि एशिया की वो सबसे बड़ी मूर्ति में से एक मानी जाती है, तो उसका क्या इतिहास था, उसके बारे में कुछ बताएंगे? वो उसके बारे में इतिहास तो वही समकालीन ही मानते हैं, क्योंकि ठीक ठाक उसके बारे में जो रिसर्च अभी मुझे नहीं लगता कि काम हुआ उस पर। तो इसलिए एक अनुमान के आधार पे पुरातत्व विभाग ने भी एक बता दिया कि इसका काल ये है 9वीं से 11वीं शताब्दी के 13वीं शताब्दी के बीच। वो लेकिन उस प्रतिमा की खासियत एक सैंड स्टोन से बनी हुई है, सैंड स्टोन, दोनों मूर्तियाँ, और काफ़ी बड़ी हैं, इसलिए युगल गणेश 2 जोड़ी है, तो युगल गणेश के नाम से फेमस है। और इसे पर्यटन मंडल, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा भी इसे हाईलाइट किया जाता है समय समय पर। ओके। और वहाँ की जो लोग हैं, वो उनकी जो परंपरा है और उनका जो मेंटालिटी है,
इसके ऊपर आप कुछ बताना चाहते हैं कि वहाँ के लोग कैसे हैं, जैसे टूरिस्ट आते हैं उनके साथ उनका बिहेवियर कैसा है? बहुत अच्छा है। और हम्म, वहाँ के खासकर युवाओं का एक पूरा अच्छा समूह है जो वहाँ हम्म, के पर्यटन केंद्रों के आसपास मौजूद रहते हैं, और वहाँ जो भी पर्यटक आते हैं उनको वो उसके बारे में जानकारी देते हैं, उन स्थलों के बारे में जानकारी देते हैं। एक तरह से लोकल गाइड की तरह वो लोकल काम गाइड करते इसलिए, हैं। और बाहर से आने वाले उनके साथ ऐसा आपस में उनका संबंध बन जाता है, तादाद में ऐसा स्थापित हो जाता है कि वो एक एक जानकारी जो है बारसूर के बारे में, उसके इतिहास की, उसकी परंपरा की, उसकी संस्कृति की, वो सब कुछ उनको मिलती है। तो ओके। पर्यटक पूरी संतुष्ट होकर यहाँ से लौटते हैं, और वो बाहर जाके भी बताते हैं कि बारसूर में ये सारी चीज़ें देखने लायक हैं। तो इस पर्यटन केंद्र के रूप में उभारने में स्थानीय युवाओं का काफ़ी अहम रोल रहा है, बहुत। और हल्बी और गोंडी भाषी होने के बावजूद हिंदी क्षेत्रों से जो हमारे पर्यटक आते हैं, उनके साथ उनका इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाता है कि उनको वो कहीं भाषा की कोई समस्या नहीं आती, और पूरी जानकारी तथ्यात्मक ढंग से भी देते हैं, और अपनी खुद की जो परंपराएं हैं, खुद की जो संस्कृति है, आदिम संस्कृति है, और आदिवासी समाज के जो रीति रिवाज हैं, उसके बारे में भी लोग जानने की इच्छा रखते हैं, तो उन्हें भी वो जानकारी देते हैं, और उनके साथ घूमते भी हैं, पूरे एक एक स्थलों को घुमा के उनको दिखाते भी हैं। ओके, जैसे आपने बताया कि हमारी संस्कृति, तो वहाँ के लोगों की संस्कृति के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं कि हमारे जो वहाँ के आदिवासी भाई बहन हैं वो किस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं, उनका डेली रूटीन कैसा रहता होगा? देखिए, वो- ये एक काफ़ी अच्छी बात है कि वहाँ के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वे अपनी पुरातन संस्कृति परंपरा से तो जुड़े हैं, और जो भी रीति रिवाज हैं, चाहे उनके जन्म संस्कार हों, या विवाह के संस्कार हों, या फिर मृत्यु के संस्कार, तो वो जो चीज़ें हैं वो तो अपने आदिम आदिवासी परंपरा के हिसाब से वो निभाते ही हैं। इसके अलावा आधुनिक दौर में जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को भी वो अपने साथ उसके साथ भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से संस्कृति से जुड़ के वो आधुनिक संदर्भ में आगे बढ़ने का जो उनका प्रयास है, वो भी एक तरह से बारसूर को एक नए बारसूर के रूप में स्थापित करने में काफ़ी कारगर भूमिका निभा रहा है। पॉइंट हमारा छूट गया था कि बारसूर एक्चुअल में लोकेट कहाँ करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हमारे व्यूवर्स जिनको पता ही नहीं है कि बारसूर है कहाँ। तो अगर किसी को बारसूर पहुँचना हो तो वो कैसे पहुँचे, उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? बारसूर पहुंचने के लिए एक तो दो रास्ते हैं। जगदलपुर से अपन सीधा गीतम गीदम आते हैं, और गीदम से फिर बारसूर के लिए एक रास्ता जाता है जो विजयपुर हाईवे के पास से कट जाता है। गीदम से 2 किलोमीटर के बाद से अपन दाहिनी तरफ से एक जो रास्ता जाता है, वहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर का फासला है। वहाँ से बारसूर पहुँचा जा सकता है इजीली, और गीदम से वहाँ तक पहुँचने में आधे से पौन घंटे का समय लगता है। ओके। दूसरा एक रास्ता है उधर से अपन चित्रकूट तरफ से है, जगदलपुर से धर्मपुरा चित्रकूट से होकर भी एक अंदर का रास्ता है। हालांकि वो रास्ता शाम के समय या अंधेरे में थोड़ा सा जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन पर्यटक उधर से भी आना जाने करते हैं। तो दो रास्ते हैं, क्या शरत है ना। हाँ, ये इसको अगर अपन थोड़ा उस पर जाएँ तो NH63 जो है, जो निजामाबाद बीजापुर को जोड़ती है, बस्तर को, उस रोड से रायपुर की तरफ से आ सकते हैं, जगदलपुर से। दूसरा स्टेट हाईवे 5 जो अभी खुला है, नारायणपुर से सीधे आप नारायणपुर तरफ से भी आ सकते हैं, राजनांदगांव नारायणपुर से सीधे आ सकते हैं, ये सड़क खुल गया। दूसरा चित्रकूट रोड भी, चित्रकूट से बारसूर की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो गई अभी। और तीसरा जो टूरिस्ट तीरथगढ़ का भ्रमण करना चाहते हैं, उधर से भी वो कटे कल्याण होकर दंतेवाड़ा से बारसूर पहुंच सकते हैं। ओके, ये एक आपके हाँ, पास गीदम सेंटर पॉइंट है। गीदम से बारसूर बाई 20 किलोमीटर। लगभग 20 किलोमीटर। बारसूर के में जो लोग हैं, लोकल लोग, उनकी रोजगार की क्या स्थिति है? बारसूर का जो पर्यटन के रूप में जो विकास हुआ है, और पर्यटन केंद्रों में लोगों की जो आवाजाही बढ़ी है, इससे बारसूर को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। बारसूर के युवाओं को एक टूरिस्ट गाइड के रूप में भी काफ़ी काम करने का मौका मिला, इससे उनका रोजगार का अवसर बढ़ा है। उसके अलावा वहाँ के स्थानीय जो लोगों के जो छोटे छोटे जो शॉप हैं, जो दुकानें हैं, वहाँ भी काफ़ी आर्थिक रूप से बढ़ोतरी हुई है। तो बारसूर के जितने भी आसपास के केंद्र हैं पर्यटन के रूप में, जो मंदिर है या और दूसरे जो ऐतिहासिक स्थल है, वहाँ पे प्रतिदिन काफ़ी लोग आते हैं। तो निश्चित रूप से बारसूर का जो बाजार इससे विकसित हुआ है, और ये वहाँ के न केवल युवा बल्कि वहाँ के जो स्थानीय रवासी हैं उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद साबित हो रहा है। और बारसूर की एक नई जो इमेज बन रही, नई तस्वीर बन रही है, इसमें भी ये सहायक सिद्ध हुआ है।
बारसूर जैसे कि एक अंदरूनी एरिया में आता है, तो वहाँ पे नेचर के बहुत सारी चीज़ें, जैसे बोलते हैं कि आज के डेट में ऑर्गेनिक चीज़ें मिलना मुश्किल हो गई, तो वो अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए भी एक अपना मार्केट सेट कर रहा है। हाँ जी, जैविक रूप से भी वहाँ जैविक उत्पाद भी होते हैं, मिलेट्स भी होते हैं जिसे ओके। श्री अन्न कहते हैं। हाँ। तो ये यूनिक चीज़ें हैं जो बाहरी बाज़ार में इसकी उपलब्धता बहुत कम होती है। लेकिन वहाँ के जो साप्ताहिक बाज़ार में वहाँ पे इसकी बिक्री होती है, लोग वहाँ पे जाते हैं और इससे भी जो उनको आर्थिक रूप से काफ़ी का- मजबूती उनको मिली इसके है। अलावा भी और बारसूर अपने आप में क्या क्या ऐसे नए नए चीज़ें लेके आ रहा है, उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? बारसूर को लेकर के एक अच्छी बात यह है कि वहाँ जो एक बोध मछली के रूप में ओके। बोध घाट से जो बड़ी मछली मिलती है, जिसके नाम से बोध घाट जो परियोजना 1975 में जो शुरू हुई थी, उस परियोजना का नाम ही उस मछली के उसके ओके। पड़ा है। तो एक बड़ी मछली होती है, तो बाजार में वो आते हैं, तो उसको भी लोग कौतूहल के रूप में देखते हैं और उसका काफ़ी एक अच्छा एक रिस्पॉन्स भी लोगों को मिलता है। इस बारे में शैलेंद्र ज़्यादा वेल वेल के शेप में होती है, लेकिन ओके। साइज छोटा होता है। हाँ हाँ। जो बोध मछली के नाम पर ही बोध घाट पड़ा पुराने समय में, वो वहाँ की पहचान है। और जो बारसूर का साप्ताहिक बाजार है जो शुक्रवार को भरता है, ओके। वहाँ पे मछलियाँ जो आती हैं उसके लिए उसके खरीदार जो शौकीन हैं, संभाग के बाहर से भी आते हैं लोग, ओके। और उसको देखने के मतलब खरीदने के लिए। तो नदी की मछलियाँ, उसके अलावा जो इंद्रावती नदी के उस पर जो खास वनस्पतियाँ मिलती है, जैसे फूल झाड़ू है, हाँ। और भी कई चीज़ें जो यूनिक चीज़ें हैं, ओके। जो उनकी खरीदी के लिए भी लोग आते हैं दूर दूर से। दूर दूर से उड़द, आते हैं। वहाँ की जो उपज है जो जैविक उड़द, मूंग, दलहन, और भी कई तिलहन फसलें हैं, ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए लोग बारसूर बाजार पहुँचते शुक्रवार के दिन। ओके। वहाँ मतलब वो अपनी ऐतिहासिक हाँ, उसका एक यूनिक के लिए तो आइडेंटिटी है वो हाँ। बारसूर, इसके अलावा वो अपनी जैविक चीज़ों के लिए से भी लोगों को हाँ, बिल्कुल। प्रॉफिट दे रहा है। क्योंकि दंतेवाड़ा जिला वैसे भी जैविक कृषि वाला जिला है। हाँ। और यहाँ शुरू से किसानों में आदत नहीं है कि वो- रसायनों का उपयोग हाँ, करें। केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते ही नहीं, शुरू से आदत नहीं है, तो उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है जैविक खेती। तो उनके स्वभाव में है, तो वो उसका प्रोडक्ट आपको मिलता है वहाँ आसानी से। बहुत से। और जिला प्रशासन वहाँ के लोगों के लिए किस तरह से हेल्प कर रही है, उसके बारे में आप कुछ? जिला प्रशासन ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है और खासकर युवाओं का जो समूह तैयार किया, जो गाइड के रूप में उनकी सेवाएं ली जा रही हैं, और स्थानीय स्तर पे जो भी उत्पाद है उसका बाजार उपलब्ध कराने का भी प्रयास प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। जैविक जो उत्पाद हैं या मिलेट्स हैं उसके लिए भी वहाँ पे पहल हो रही है ताकि किसान उससे लाभान्वित हो। और अगर वहाँ किसानों की आय बढ़ेगी, वहाँ के रहवासियों की आय बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से बारसूर का भी एक विकास दिखेगा। और बारसूर अगर विकसित होगा तो बारसूर की एक सकारात्मक छवि बाहर जाएगी, जिसको लेके लोगों में अभी भी एक धारणा है कि बारसूर काफ़ी अंदरूनी इलाका है, वहाँ काफ़ी दिक्कतें हैं या विषम परिस्थितियाँ हैं। तो उस छवि को तोड़ने के लिए भी प्रशासन की जो पहल है, वहाँ जो रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं पर्यटन के माध्यम से, और स्थानीय उत्पादों को प्रमोट किया जा रहा है, किसानों की आय बढ़ाई जा रही है, तो ये सब मिल करके एक ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी बारसूर को एक नए संदर्भ में विकसित करने का प्रयास साबित हो रहा है। हाँ, जैसे दंतेवाड़ा की एक छवि है जो बाहर के लोग दंतेवाड़ा को जिस नज़र से देखते हैं, क्या अभी भी दंतेवाड़ा, और जैसे बारसूर दंतेवाड़ा से ये थोड़ा और अंदर है, तो अब आज भी ऐसी स्थिति है या कुछ सुधार आए हैं? नहीं, काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, और अंदरूनी इलाकों में जो समस्याएं थी उसमें भी काफ़ी कुछ कमी आई है, और लोगों में अब चहल पहल भी बढ़ी, लोगों की आवाजाही बढ़ी, और इसी छवि को सुधारने के लिए विश्व मानचित्र में बारसूर को और बेहतर बनाने के लिए महोत्सव के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। और महोत्सव जब शुरू हुआ तो उसमें आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी और आश्चर्य भी होगा कि बारसूर जैसी जगह में सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक उदित नारायण ने अपनी प्रस्तुति दी, भजन सम्राट अनूप जलोटा का कार्यक्रम हुआ, अभिजीत भट्टाचार्य की प्रस्तुति हुई, और जॉली मुखर्जी की प्रस्तुति हुई। तो बॉलीवुड के कलाकार आए और बड़े ही जैसे स्टेज शो करते हैं बाहरी क्षेत्रों में, कमोबेश वैसे ही इन्होंने यहाँ भी प्रोग्राम दिया, और उनके स्टेज शो को भी उतना ही रिस्पांस मिला, उतने ही अच्छे यहाँ दर्शक मिले, श्रोता मिले। तो ये जो चीज़ें हैं एक तरह से बाहरी दुनिया के साथ जोड़ने में ये महोत्सव ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और बारसूर का जो एक इमेज जो बना पूरे देश में या कहें अपने स्टेट में, राज्य में, तो उसके बाद से ये लगा कि नहीं, अब बारसूर पहले वाला बारसूर नहीं रहा,
अब बारसूर बदल रहा है, और न केवल बारसूर बदल रहा है बल्कि बस्तर भी उसी की वजह से बदल रहा है। और इस वजह से ही महोत्सव को अपन अभी भी मानते हैं कि ऐसी शुरुआत होनी चाहिए और इसे इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये जहाँ तक माहौल की बात है, जैसे इमेज है, हाँ जैसे हम लोग सुनते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हाँ। जम्मू कश्मीर का नाम सुनते हमारे मन में आ जाता है कि हर गली मोहल्ले में हाँ। ऐसी घटना होती है। ऐसी स्थिति यहाँ है, जबकि आसपास होता कुछ नहीं है, ब्रेकिंग के नाम से चलता है, तो ऐसा लगता है कि प्रॉपर टाउन में चले, वो काफी अंदर होता है, हाँ। जो यहाँ के लोग भी, कई लोग देख नहीं पाते ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं। तो वो जो पहले की जो बातें, सुनी सुनाई बातें हैं, उसकी वजह से थोड़ी इमेज को जो नुकसान हुआ है उसका थोड़ा सा कहीं ना कहीं असर दिखता है। लेकिन यकीन मानिए, ना दंतेवाड़ा, ना बारसूर, इवन आप बहुत अंदरूनी क्षेत्र में लोग जाकर आ जाते हैं, ढोल के लोग या लोग ट्रैकिंग करके आ जाते हैं। बारसूर के बहुत अंदर तक सैलानियों को कभी कोई ऐसा अप्रिय स्थिति का सामना ही नहीं करना पड़ा जिसके लोग अनावश्यक भयभीत रहते हैं। हमने तो कई बार सुना, रायपुर में बोलते जगदलपुर कैसे जा सकते संभाग मुख्यालय है जगदलपुर में, लोग तीर कमान लेके घूमते होंगे, या ऐसे उनके मन में जो छवि है, इसको बदलना बहुत जरूरी है। जो ट्रेडिशनल चीजें हैं वो तो है, लेकिन जो साइड इफेक्ट जो आप बता रहे हैं, जो हिंसक घटनाएं या ऐसी चीजें, वो ऐसे इतने खुलेआम नहीं होती जैसे कि लोग बाहर सोचते हैं। टूरिज्म के लिए ये बारसूर, दंतेवाड़ा, बहुत दंतेवाड़ा ही जिला, उपयुक्त बस्तर जिला लगभग पूरी तरह से साफ, मतलब क्लियर है। आप जो भी यहाँ टूरिस्ट यहाँ आना चाहते हैं बेखौफ आ सकते हैं। आप हमारे यहाँ आकर अपने प्राकृतिक, जो एक दंतेवाड़ा बस्तर जो प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आप प्रकृति का एक क्या बोलते हैं, प्राकृतिक खजाना है यहाँ पे, बिल्कुल, समृद्ध है, प्राकृतिक खूबसूरती है, हाँ। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, उसका खजाना भरा पड़ा है। बिल्कुल। पर्यावरण भी अच्छा है, पर्यावरण अच्छा पर्यटन है, भी है, पर्यटन, पौराणिक चीजें भी है, इतिहास भी है, सबका एक पूरा कॉम्बो पैक है। होलसेल पैक है, पैकेज है बस्तर ऊपर बारसूर। से आप यहाँ जब आते हैं तो यहाँ पे ऑर्गेनिक खाना, हाँ, ऑर्गेनिक खाना है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए ये हाँ। एक तो प्रकृति से हम आपको हाँ। शुद्ध कर रहे हैं, शुद्ध, दूसरा आपको साफ एक हवा, ऑर्गेनिक खाना देकर खाना हम भी आपको और आपको, अच्छा, हाँ। आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके आचार अलावा विचार सब यहाँ हाँ, शुद्ध, बहुत यहाँ के आचार विचार, खान हाँ, पीन, सब 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 कुछ यहाँ का एक नेक्स्ट लेवल है। हमने शुरुआत में 147 मंदिर कहा था, साथ ही साथ 147 तालाब जी। तो उन तालाबों की विशेषता और क्यों बस्तर जैसे छोटे से शहर में 147 तालाब की जरूरत पड़ी? बारसूर जैसे शहर। सॉरी जी, देखिए, सॉरी बारसूर जैसे शहर। आज की डेट में जल संरक्षण सबसे बड़ा विषय है। कई जगह ड्राई जोन जितने तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से अगर हम आज चिंता कर रहे हैं, हम उसकी बात करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, और अलग अलग कई सारे तरीके बता रहे हैं, लोगों को चिंता कर रहे हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग करें, जल संरक्षण करें, ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ाएं। तो वो आप ये सोचिए कि 9वीं से 13वीं शताब्दी के मंदिर हैं, अभी हम जैसे बोल रहे हैं, उस जमाने में राजाओं ने कितना बड़ा कदम उठाया था वाटर हार्वेस्टिंग का, और कि मतलब हर जल मंदिर के preservation। साथ एक तालाब। ओके। आप देखिए, अभी भी जितने सही सलामत मंदिर है, हाँ। उसके बाजू में आप देखिए तालाब का अवशेष मिलेगा। हाँ। कुछ तालाबों में पानी है, कुछ में नहीं है। चंद्रदित्य मंदिर जी। के सामने तो हाँ, इवन एक यहाँ बड़ा सा दंतेवाड़ा तालाब भी, है। तालाब। हाँ, दंतेवाड़ा के आसपास भी जो मंदिर है, उन राजाओं के शासनकाल में, चाहे आप समलूर में देख लीजिए, भैरव बाबा का मंदिर देख लीजिए, ओके। हर मंदिर के साथ एक तालाब है। तो जल संरक्षण को लेके पुराने लोग कितने गंभीर हुआ करते थे, हमारे पूर्वज बोल सकते हैं। वो लोग इतने गंभीर थे, तो हम तो कहीं भी नहीं है उनके सामने। और जल संरक्षण मतलब एक आस्था से जोड़ के उसको, हाँ, आस्था से हाँ, जोड़ उसको के परंपरा का रूप दिया। हाँ। क्योंकि कोई भी चीज हम आस्था से जब जोड़ देते हैं या कोई परंपरा बन जाती है, तो लोग उसको आसानी से उसको आत्मसात करते हैं। आपको उसके लिए कोई दिशा निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मन से कोई बात आती है ना कि हमको पानी बचाना है, क्योंकि ये भगवान की पूजा करते हैं, ये पानी पास में है, तो मंदिर के पास में है, तो एक अलग से एक कोऑर्डिनेशन, उससे एक रिलेशन बन जाता है। इसलिए भी लोग उसको आस्था का विषय मान के जल संरक्षण को एक अपनी परंपरा का हिस्सा बनाए। इसी वजह से हमको मंदिरों के आसपास जो तालाब दिखते हैं, इसका एक बड़ा कारण यही है। ये भी दुनिया के लिए, बाहरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी सीख हो सकती है। बारसूर का जो फार्मूला है, हर मंदिर के साथ एक तालाब, ये फार्मूला तो पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। जल संरक्षण का जल संरक्षण का जो फार्मूला है, बिल्कुल बिल्कुल।
इसके बाद आपने बारसूर महोत्सव का जिक्र किया था जिसमें बड़े बड़े बॉलीवुड के जी, स्टार्स आए जी, थे, जी। तो ये इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी देंगे हमारे व्यूवर्स को भी। देखिए क्या है कि यहाँ पे एक आर प्रसन्न कलेक्टर सर थे यहाँ पे। उन्होंने बारसूर के ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित करने के लिए पुरातत्व विभाग को से आग्रह किया और उनके लोग आए। फिर कलेक्टर साहब ने खुद उनके साथ विजिट किया और इस बीच बारसूर के जो स्थानीय रहवासी हैं, वहाँ के जो जानकार है, उनका मन में एक बात आई कि बारसूर में आने के लिए तो हर बार लोग आते हैं, लेकिन अपन साल में कोई एक ऐसा कोई दिवस निर्धारित करें कि सारे के सारे लोग वहाँ पहुँचे उस दिन। तो एक ये कॉन्सेप्ट लाया गया। तो बारसूर महोत्सव की जो अवधारणा यहीं से जन्म ली और ये तय हुआ कि जो मकर संक्रांति का जो पर्व होता है 14 जनवरी, 14, 15, 16 3 दिन का एक महोत्सव वहाँ पे आयोजित किया जाए और पूरी रूपरेखा तैयार की गई। और कुछ समय बाद कलेक्टर प्रसन्ना सर का यहाँ से स्थानांतरण हो गया, तो उसके बाद ओपी चौधरी सर आए, तो उनके तरफ से फिर ये इसकी शुरुआत हुई और उनके बाद 3 दिन का ये आयोजन होता था यहाँ पे। उसमें स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति तो होती थी, स्थानीय खेल का आयोजन होते थे वहाँ पे, कबड्डी हुआ, वॉलीबॉल हुआ, इस तरह के खेल का आयोजन होते थे, खेल भी होता था और प्रदर्शनी भी लगती थी। उसके बाद जो लोक नर्तकों के कार्यक्रम भी होते, लोक नृत्य और लोक नर्तकों के जो अलग अलग जो टीम है जिले की, वो प्रस्तुति देती थी। इस तरह के 3 दिन के अलग अलग आयोजन होते थे। छत्तीसगढ़ के भी कलाकार प्रस्तुति देते थे, बॉलीवुड के कलाकार भी पहुंचते थे और 3 दिन तक ये पूरा महोत्सव चलता था और इसकी चर्चा पूरे प्रदेश में होती थी। तो प्रदेश के पर्यटक भी इसकी ओर आने लगे और इस बहाने बारसूर चर्चा में आया और बारसूर महोत्सव ने बारसूर की एक सकारात्मक छवि निर्मित करने में काफ़ी कारगर भूमिका निभाई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बारसूर महोत्सव के आयोजन से बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट निकल के आ सकते हैं। अगर इस बीच में थोड़ा सा गैप हुआ है, हाँ। अगर फिर से शुरू हो जाए तो इसके जरिए हम यहाँ की कला, संस्कृति और जो खान पान के तौर तरीके लोगों को, तो सबसे बड़ी बात जो बारसूर के ऐतिहासिक धरोहर है उसके बारे में हम बता सकते हैं। और एक ये है कि अगर कोई व्यक्ति बारसूर आता है, मान ली 400-500 किलोमीटर से, तो सिर्फ बारसूर तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है कि दंतेवाड़ा के माई दंतेश्वरी मंदिर तक आएगा, फिर आसपास घूमने की कोशिश करेगा, तो कहीं ना कहीं दंतेवाड़ा जिले के पर्यटन को एक बूस्ट मिलेगा। यहाँ की हाँ, आर्थिक वो जो छोटे व्यापारी हैं उनको फायदा मिलेगा। पर्यटन में बहुत सारी चीजें, कई छिपी हुई चीजें भी होती है, कुछ अच्छी बातें भी होती है, तो वो उनका फायदा तो मिलेगा पर्यटन के रूप में। दूसरा, हमारी संस्कृति से लोग, धरोहर से बाहर के लोग रूबरू होंगे। जो दक्षिण बस्तर है जिसके बारे में हम आज तक नहीं जान रहे थे, वहाँ इतना अकूत खजाना भरा पड़ा है, ये जान पाएंगे लोग। और यहाँ के जो, जैसे यहाँ मोहरी बाजा है, डंडारी नृत्य है, और भी तुड़बुड़ी नृत्य है, ढोल नृत्य, गौर सिंह नृत्य है, इन सब से लोग मतलब डायरेक्ट रूबरू हो पाएंगे, यहाँ की संस्कृति को जान पाएंगे, यहाँ जो जैव विविधता वाले क्षेत्र है उसको देख पाएंगे। तो ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, हो सकता है अगर ये अपन इसको कंटिन्यू कर पाए तो। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में सिरपुर महोत्सव है, सिरपुर की जो धरोहर है उसको लोगों को परिचित कराने के लिए सिरपुर महोत्सव का आयोजन होता है। चक्रधर समारोह का आयोजन होता है रायगढ़ में। और यहाँ तक कि बस्तर संभाग मुख्यालय 40 किलोमीटर चित्रकूट महोत्सव का आयोजन होता है चित्रकूट में। तो बारसूर महोत्सव भी उसी का एक हिस्सा मान सकते हैं, या उसकी एक अगली कड़ी मान सकते हैं। इसका होना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ नेगेटिविटी ही नहीं है, सब कुछ सारी चीजें यहाँ भी पॉजिटिव सकारात्मक चीजें यहाँ भी है, और कहीं ज्यादा बेटर है बाकी जगहों से, क्योंकि बाकी जगह में ये सब चीजें नहीं है। जैसे यहाँ एक प्रकृति का एक स्पर्श है, यहाँ नेचर भी है, वो चीज लोग खान देख पान भी है, सकेंगे, संस्कृति भी है, इतिहास भी समझ है, पाएंगे, पौराणिक चीजें, सब कुछ मिला जुला है, कुछ कंप्लीट पैकेज है ना, कंप्लीट पैकेज है, आप बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कहूँगा कि जैसे जगदलपुर हुआ, वहाँ पे यहाँ की जो शिल्प कला है या लोक कला है, उसका एक हिस्सा ही दिखता है, वो एक तरह का शोरूम जैसा है, लेकिन गोडाउन तो ये पूरा गोदाम है। यहाँ मूल चीजें मूल रूप में दिखती हैं। वो अगर आप शोरूम मानोगे वहाँ, तो आप शोरूम का जैसे रख देते हैं अपन ग्लास के भीतर में कोई चीज, तो वो गिने चुने चीजें हैं, लेकिन पूरी जो मौलिकता है, ओरिजिनल चीजें तो दंतेवाड़ा में मौजूद है। मजेदार बात बताऊं, लोग मेरे से बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि
आपका जो दंतेवाड़ा वो जो एरिया है वो एरिया ही ऐसा कि आप कैमरा किधर भी घुमा दो बैकग्राउंड बहुत शानदार आता है। बिल्कुल एक बिल्कुल। छत्तीसगढ़ी बहुत निर्माता निर्देशक श्री सुंदरानी फिल्म साहब जानते हैं, वो आए थे एक बार बस्तर दंतेवाड़ा विजिट मंदिर दर्शन के लिए। तो वो बोले यहाँ तो लोकेशन ऐसा ही, कहीं भी आप कैमरा करके हीरो हीरोइन को नचवा दो तो शूटिंग हो जाएगी, Literally, कुछ करने की वास्तव में जरूरत ही ऐसा। नहीं है। यहाँ कैमरा आप सेटअप कहीं तो भी बिल्कुल आप जैसे और कुछ नहीं, बारिश का समय होता है, आप देखेंगे जो अपन वास्तनार का घाट है, वो टर्न वाला जो पोर्शन है, पूरा पहाड़ दिखता है, कोहरा दिखता है, वहाँ पे आप शूट बहुत कर सारे दो, फिल्म वही बन लोकेशन जाएगी। विदेश जाने की जरूरत नहीं तो पड़ेगी। अच्छी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे, हरियाली फूलपाड़ का इलाका है, बैला टीला की जो पहाड़ियाँ हैं, और इधर आप बालू तरफ जाएं अपना चित्र इधर कटिका लैंड रोड में, वहाँ भी तो हर तरफ अच्छा नेचर का बहुत ही ऐसा कॉम्बिनेशन अपने आप, मतलब स्वतः स्फूर्त स्टूडियो जैसा है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सीधा कॉस्ट्यूम एक पहनाइए कंप्लीट और पैकेज है, आप यहाँ पर बिल्कुल तो विजिट। दंतेवाड़ा एक ऐसा है कि माई जी की धरा है, उस नाम से एक आस्था का विषय है, आस्था से जुड़ी बात है, लेकिन यहाँ भी उतने ही शालीन लोग हैं, सभ्य लोग हैं, भोले भाले हैं लोग। यहाँ के लोगों का रहन सहन काफ़ी स्मूथली आपको आकर्षित करेगा, और लोग जुड़ते भी आते हैं एक बार तो दोबारा फिर आने की इच्छा लेके ही जाते हैं दंतेवाड़ा। इसलिए महोत्सवों के रूप में बस्तर को, अगर बारसूर को महोत्सव के रूप में अगर उसको प्रमोट करते हैं तो केवल बारसूर का ही फायदा नहीं है, उससे समझे दंतेवाड़ा का इमेज सुधारने का एक अच्छा मौका मिलता है, तो इसलिए इसको कंटिन्यू करना चाहिए। अपने व्यक्तिगत हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर कोई बाहर से आ रहा है जो हाँ, बहुत जी। ज्यादा पॉल्यूट एरिया में है, जैसे हमारा मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बाहर जहाँ के लोग पॉल्यूशन आते हैं, बहुत ज्यादा जी। है, आप अगर कुछ दिन के लिए यहाँ आते हैं तो आपको एक नेचर का जो एक स्पर्श मिलेगा, हाँ। वो एक नेक्स्ट लेवल होगा। जी, जी। खान पीन से लेके यहाँ की एक जो फ्रेश हवा है। अच्छा, एक और जो बातें हैं जो लंबे समय से मांग उठती रही है, बहुत पहले पर्यटन मंडल ने एक कॉन्सेप्ट पे विचार किया था लेकिन बाद में उस पर काम नहीं हुआ। वो ये कि बारसूर और दंतेवाड़ा को टूरिस्ट सर्किट में जोड़ने का। ओके। उसमें ये कॉन्सेप्ट था कि जो कोई भी टूरिस्ट अगर जगदलपुर आता है तो जगदलपुर से चित्रकूट, बारसूर, दंतेवाड़ा, तीरथगढ़, फिर जगदलपुर। ओके, एक ऐसा मतलब हाँ, है। ये जो सर्कल। सर्किट है, बनता है। अभी सड़कों की स्थिति भी बन अब गई तो है काफी अच्छा हो गया। सिर्फ उसको उस रूप में व्यवस्थित करने और घोषित करने की जरूरत है, और उस टाइप की सुविधाएं अगर दिला दी जाए तो ये जो टूरिस्ट सर्किट है, एक व्यक्ति एक ही दिन में भी 4-5 जगह के एक साथ विजिट विजिट कर सकता है। इस पे काम होना चाहिए। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है। बिल्कुल। कॉन्सेप्ट तो पहले से है, इसको अमल में लाने की अमल जरूरत में है। और एक ना पर्यटन बोर्ड को ये भी करना चाहिए, एक पर्यटन केंद्र, एक टूरिस्ट, एक छोटा सा एक सेंटर जैसा मंदिर परिसर में कहीं दंतेवाड़ा में रखते, और वहाँ एक कोई जानकारी देने वालों की यहाँ से आप यहाँ जा सकते, इतनी दूरी पे बारसूर है, इतनी दूरी पे आपको बैला टीला जा सकते हैं, आकाश नगर, ये तो एक लोगों को जानकारी, तीरथगढ़ जाने का ये रास्ता है, तो एक छोटी छोटी हाँ, सारी जानकारी रहे वहाँ पे, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सूचना केंद्र जैसा रहे, तो इससे भी बहुत लोगों को फायदा हो सकता है। क्योंकि मंदिर आने के बाद लोग सोचते हैं हम कहाँ जाए, वहाँ कोई बताने वाला नहीं रहता ना। दंतेश्वरी मंदिर दर्शन करके वापस फिर जगदलपुर चलो, ऐसा लोग सोचते हैं। उनको ये भी पता ही नहीं, बारसूर भी आप जा सकते हो, या वही टूरिस्ट इधर सर्किट भी समनूर बन जा सकता है। सकते हो, या इधर आप इधर से तीरथगढ़ भी जा सकते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। हम आगे भी इस टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए, तो धन्यवाद। अभी के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। तो आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सबका आपका भी। हम मिलते हैं। जी जी। बिल्कुल। दंतेवाड़ा के जो हमारे यूट्यूब चैनल से जो जुड़ रहे हैं, उनके लिए आप कोई एक मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, देखिए दंतेवाड़ा एक बहुत ही सुंदर जगह है, आंखों को सुकून पहुंचाते, यहाँ आस्था भी विराजमान है माँ दंतेश्वरी, और पर्यटन के रूप में बारसूर जैसे इलाके हैं, यहाँ इतिहास, संस्कृति, परंपरा, सबके दर्शन एक साथ होते हैं। तो हमारा सभी से आग्रह है कि वो जरूर आएँ दंतेवाड़ा, और यहाँ की प्रकृति को करीब से महसूस करें, देखें। साथ ही उनसे एक विशेष विनम्र आग्रह, अनुरोध यह भी है कि यहाँ के जो प्राकृतिक स्थल हैं, पर्यटन केंद्र हैं, पर्यटक स्थल हैं, यहाँ पे किसी तरह की जो गंदगी ना हो, कोई कचरा ना रहे। अगर कोई अपन यूज़ करते हैं, कोई खाने पीने का कोई सामान यूज़ करते हैं, तो वहाँ आसपास तो डस्टबिन जैसी जो चीज़ें हैं, व्यवस्था, वहाँ उसको डस्टबिन में डाल दें ताकि कचरा ना फैले, या उसको अपने साथ ले जाके दूसरी जगह उसका निपटान करें, उचित दूसरी जगह जगह उचित जगह वो कर दें। तो इससे क्या है कि वो जो सुंदरता बरकरार रहेगी, तो और भी लोग आके उसकी सुंदरता का आनंद ले सकेंगे। बिल्कुल, दंतेवाड़ा जो प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा सुंदर है। प्लीज़ हम आप सभी दर्शकों से
आग्रह करते हैं जो भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं टूरिस्ट पर्सन्स, आप यहाँ पर कोई भी कचरा ना करें। अगर कचरा है तो जैसे सर ने बताया कि आप डस्टबिन में डालें या अपने साथ कैरी करके जहाँ भी आपको डस्टबिन मिले वहाँ डालें। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वो अपने एरिया को साफ़ सफाई रखते हैं, तो आपसे भी अनुरोध है कि आप भी उस एरिया को, उस प्राकृतिक स्थल को डिस्टर्ब ना करें, उसे अपने ही हालत में रहने दीजिए। जो उसकी प्राकृतिक सुंदरता है वो तभी आएगी जब हम उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। बिल्कुल। और इसके अलावा हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। दंतेवाड़ा की अनसुनी कहानियाँ और समृद्ध संस्कृति को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। धन्यवाद।